औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। इंट्रोडक्शन। Data organization and data analysis are important steps in biological method। जब हम डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं बायोलॉजिकल मेथड में, ये एक अहम स्टेप है। सबसे पहले डाटा को डिफ़ाइन करते हैं। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वो मालूमात जिसमें कोई नाम हो, कोई डेट हो, कोई अदद हो, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है उसे हम डाटा कहते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन। वाई साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। साइंटिस्ट डाटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इन ऑर्डर टू फार्मूलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस। उसको तरतीब देने के लिए और हाइपोथेसिस पर टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड। एक्सपेरिमेंट करने से पहले, प्रायर पहले होता है, ये बहुत साइंटिस्ट के लिए ये बहुत अहम होता है कि वो डाटा कलेक्ट करे और उसके मेथड बताए कि किस तरह वो डाटा कलेक्शन मेथड्स बताएगा, किस तरह वो एक्सप्लेन करेगा उसको। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और इसके अलावा वो एक्सपेरिमेंट्स की क्वालिटी बताती है कि आपने किस किस्म का डाटा लिया हुआ है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज। हम डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। अपने हम डाटा में कोई ग्राफ बना देते हैं, कोई टेबल्स बना देते हैं, कोई फ्लो चार्ट्स बना देते हैं, तो इस तरह हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस। वाई वी एनालाइज डाटा। सबसे पहला क्वेश्चन, हम डाटा को एनालाइज क्यों करते हैं। डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसअप्रूव ए हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। डाटा एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है कि वो सही है या गलत है, जो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उससे। मेथड्स क्या हैं जो हम मेथड यूज़ करेंगे, दो मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट है रेशो, सेकंड है प्रपोर्शन। रेशो, when a relation between two numbers, for example a and b, is expressed in terms of quotient a over b, it is called the ratio of one number to the other। कोई भी दो नंबर का जो आपस में रिलेशन होता है उसको हम रेशो कहते हैं। जैसे नीचे एक्सप्रेस्ड किया गया है, एक्सप्रेस्ड रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग ए डिवीजन और कोलन। तो हमें किस तरह पता चलेगा रेशो है, या तो वो डिवीजन में होगा तो उनकी रेशो होगी, या उनके दरमियान में कोलन का मार्क होगा, तो उससे हमें पता चलेगा ये दो नंबर्स की रेशो है बिटवीन द टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। तो ये दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान हमने एक्सप्रेस किया रेशो, इसको डिवाइड करके, यानी 50 को 150 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1/3 आंसर आता था। तो 1/3 को हम 1:3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। दो रेशियोज को हमने इक्वलिटी के साइन से आपस में मिलाना है। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी, ये आपके पास एक वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये आपके पास दूसरी वैल्यू हो गई। अब दो वैल्यूज़ को, दो रेशियोज़ को हम आपस में मिला रहे हैं इक्वलिटी के साइन से, तो इसे हम प्रपोर्शन कहते हैं। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज ए प्रपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज़। तो अब ये दो रेशियोज़ के दरमियान क्या होगा, प्रपोर्शन होगा। इसको हम एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, दिस प्रपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी। तो इनको हम डबल रेशो से भी, या तो हम दो मेथड हैं, या तो हम इज इक्वल टू लगा देंगे, या उनके दरमियान
डबल रेशियो लगा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो रेशियोज़ के दरमियान हम क्या ले रहे हैं, प्रोपोर्शन ले रहे हैं। कैलकुलेशन, व्हेन 3 वैल्यूज़ इन ए प्रोपोर्शन आर नोन द फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हमें 3 वैल्यूज़ बता दी गई हों तो हम फोर्थ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोपोर्शन के ज़रिए से। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्थी स्पैरोज। एक बायोलॉजिस्ट है वो कैलकुलेट करता है कितने बर्ड्स को मलेरिया होगा अगर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को 100 हेल्थी स्पैरो से बाइट करवा दें। यानी उसके पास 100 स्पैरोज़ हैं और वो उनको बाइट करवाता है इन्फेक्टेड मलेरियल बर्ड से, तो वो देखना चाहता है कि इनमें से कितने बर्ड्स को मलेरिया होगा। He noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. उसने क्या नोट किया, अगर उसने अलाउ किया कि 20 स्पैरोज़ को मलेरियल जो हैं बर्ड्स वो बाइट करते हैं, तो क्या होता है 14 को उसमें से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। मॉस्किटोज़ को अलाउ करता है कि वो 20 स्पैरोज़ को बाइट करें, उनमें से 14 को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। अब देखिए हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। दो वैल्यूज़ ये हैं कि 20 स्पैरोज़ और 14 को मलेरिया हो गया। उस पर हमारे पास है 100 स्पैरोज़, तो हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। अब नीचे ब्लू कलर में देखें, फर्स्ट रेशो हमारे पास क्या है, 14:20, यानी 14 में आउट ऑफ 20। सेकेंड रेशो क्या है, एक्स। ये हमने फाइंड करना है कि कितने, हाउ मैनी आउट ऑफ 100 में से कितने ऐसे बर्ड्स हैं जिनको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो ये देखें, अभी हमने पीछे बात की थी कि अगर हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हों तो हम फोर्थ वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू। अगर 14 आउट ऑफ 20 हैं, यानी 20 में से 14 को मलेरिया हो गया है, तो 100 में से कितने बर्ड्स को मलेरिया होगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब इसी को हमने आगे प्रोपोर्शन के टर्म में लिखा है, 14:20 प्रोपोर्शन मीन डबल रेशो x:100। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए पहले उनको सिंपल हमने लिख दिया, 14/20 इज इक्वल टू x/100 गोज़ टू। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, दूसरे ब्लू बॉक्स में देखें, गोज़ टू x×20, यानी ये जो 14/20 था, 20 डिवाइड में था, उधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और इसी तरह 100 इधर डिवाइड में है तो ये 14 के साथ जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 14/20, x इज़ इक्वल टू 70। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। तो 100 में से 17 को क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड है प्रोपोर्शन का। अब पूरे हम 100 को नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं। अगर हम 20 को करवाते हैं बाइट मलेरिया से, मॉस्किटो से, तो 14 को मलेरिया हो जाता है। तो इस तरह हमने फिर उसका आइडिया लगा दिया कि अगर 100 स्पैरोज हैं तो उनमें से कितने को मलेरिया हो जाएगा, 70 को मलेरिया हो जाएगा। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स, बायोमैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का बायोलॉजी में क्या रोल है वो देखते हैं। यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी। तो सबसे पहला यूज़ बायोलॉजी में इसका है, बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड। जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनमें मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज़ होता है वो कौन कौन से हैं, इंक्लूड जीन फाइंडिंग, जब हमने जीन फाइंड करने हो तो हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करना हो तो हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। एंड प्रोटीन इंटरेक्शंस ETC, क्योंकि ये मिलियंस में होते हैं प्रोटीन्स, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स बना देती हैं, इस वजह से वो जो हम सारी उसकी कैलकुलेशन है वो मैथमेटिक्स में लेके आते हैं। तो ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट इस चैप्टर की डेफिनेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा।
कंप्यूटेशनल से मुराद कंप्यूटर के रिलेटेड, यानी हम कंप्यूटर में उसके ग्राफ्स बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, वो ड्रा करेंगे। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक मैथ्स की टेक्निक्स होती हैं स्टैट में, ये मीन, मॉड, मीडियन, इस तरह की टेक्निक्स को हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कहते हैं। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।